1 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। जो भी बीमा है उसका भुगतान किया जाएगा, यही कहलाता है बीमा धन। नमस्कार, मैं एलकेएस पाटीदार, विकास अधिकारी, एसबीए LIC खरगोन। स्वागत है पुनः एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा बीमा व्यवसाय में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण बीमा शब्दावली के बारे में। ये बीमा शब्दावली न केवल अभिकर्ता के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी होना, और साथ ही उन लोगों के लिए जो LIC में अभिकर्ता के रूप में भर्ती होना चाहते हैं, वो भी इन शब्दावली को जाने ताकि उनको परीक्षा पास करने में भी आसानी हो और साथ में उनको बीमा का कार्य करने में भी आसानी हो। तो आइए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण बीमा शब्दावली पे। आइए बीमा शब्दावली के बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस, बीमा। बीमा क्या होता है? जोखिम को ट्रांसफर करना ही बीमा कहलाता है। जो बीमा धारक होता है वह बीमा करा करके उसके ऊपर जो रिस्क है वो कंपनी को ट्रांसफर करता है। तो बीमा एक अनुबंध होता है कंपनी और ग्राहक के बीच में। अगली शब्दावली की ओर हम बढ़ेंगे। बीमाकर्ता। बीमाकर्ता से मतलब है इंश्योरर, बीमा कंपनी। चूंकि हिंदी में जो शब्द है और इंग्लिश में शब्द है, कई बार हमें हिंदी के शब्द से क्लियर नहीं हो पाता है, तो हमें इंग्लिश के टर्म पे जाना है। इंश्योरर मतलब बीमा कंपनी, वह कंपनी जो बीमा धारक को बीमा उपलब्ध कराती है, जो रिस्क कवर जिसका करती है, उसको हम बोलते हैं बीमा कंपनी। बीमा कंपनी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बीमित व्यक्ति। बीमित व्यक्ति जो बीमा खरीदता है, जिसका रिस्क कवर कंपनी के द्वारा किया जाता है, वो कहलाता है बीमित व्यक्ति, जिसका बीमा किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावक की। प्रस्तावक कौन होता है? जो बीमा के लिए प्रस्ताव करता है। इसके अंतर को इस प्रकार समझे कि यदि बीमा बच्चे का किया जा रहा है जो कि अवयस्क है, 18 साल से छोटा है, ऐसी कंडीशन में उसका प्रस्ताव करने के लिए प्रस्तावक जिसका बीमा किया जा रहा है वो यदि अवयस्क है, तो ऐसी कंडीशन में प्रस्तावक का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जो पिता होगा वो प्रस्तावक कहलाएगा और जो बच्चा होगा वो बीमार्थी कहलाएगा, बीमित व्यक्ति कहलाएगा। यह होता है प्रस्तावक और बीमित व्यक्ति में फर्क। अगली टर्मिनोलॉजी की ओर हम बढ़ते हैं। परम सद्भाव, अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा का एक सिद्धांत है जिसमें प्रस्तावक जो भी जानकारी देता है उसको सत्य मान करके बीमा कंपनी आगे बढ़ती है। यह सिद्धांत 2 वर्ष के लिए लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि प्रस्तावक के द्वारा जो जानकारी दी गई है यदि बहुत ज्यादा गलत पाई जाती है तो उसकी संविदा को निरस्त किया जा सकता है। अगली शब्दावली है बीमा योग्य हित। जिसका बीमा किया जा रहा है और जो प्रस्तावक है, इन दोनों के बीच में बीमा योग्य हित होना जरूरी है। जिसका बीमा किया जा रहा है उसके न रहने पर यदि प्रस्तावक को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ही उसका बीमा करा सकता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, बीमा योग्य हित जो उसका उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। यदि उसका उद्देश्य उसको मार करके पैसे प्राप्त करना हो तो ऐसी कंडीशन में जो संविदा होती है वो निरस्त कर दी जाती है। और इसी के साथ में अगला प्रिंसिपल है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा में जो बीमा धारक होता है उसको जो क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए यह सिद्धांत है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसको हम वापस जिंदा नहीं कर सकते, इसलिए जीवन बीमा में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह केवल गैर जीवन बीमा में यह सिद्धांत लागू होता है। जैसे कि यदि गाड़ी का बीमा है और अगर गाड़ी खराब हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी रिपेयर हो जाएगी या फिर उसी की तरह दूसरी गाड़ी उसको मिल जाएगी। लेकिन जीवन बीमा में सिद्धांत लागू नहीं होता है। हम आइए आगे बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की ओर। बीमा कंपनियां 3 प्रकार की होती है। जीवन का बीमा करने वाली, जो व्यक्ति
का बीमा करती है, उसका रिस्क कवर करती है, जैसे कि LIC। इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो जीवन बीमा का काम करती है। उसी तरह गैर जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा, जिस तरह से हम अपनी गाड़ी का, मकान का, किसी वस्तु का बीमा कराते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वो जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का बीमा करती है और उसका जोखिम बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कवर करने के लिए री इंश्योरेंस कंपनी के पास वह बीमा कंपनी उसका इंश्योरेंस कराती है। इसमें जो बीमा धारक होता है या जो मकान या वस्तु जिसका बीमा किया जा रहा है, उसका री इंश्योरेंस कंपनी से लेना देना नहीं होता है। री इंश्योरेंस कंपनी के लिए ग्राहक होता है बीमा कंपनियां। एक ग्राहक जो होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्रोच करेगा इंश्योरेंस के लिए, लेकिन अगर उस कंपनी को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति का या वस्तु का बीमा रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में वह बीमा कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी के पास उसका बीमा कराएगी। इस तरह 3 प्रकार की बीमा कंपनी है, जीवन का बीमा करने वाली, गैर जीवन बीमा कंपनी और री इंश्योरेंस। आइए बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की ओर। बीमा अनुबंध, जैसे मैंने बताया, बीमा अनुबंध करने के लिए न्यूनतम 18 साल की उम्र होना बहुत जरूरी है। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। जो अनुबंध होता है वो कंपनी और ग्राहक के बीच में होता है, जो कि बिना शर्त के होता है। बीमा बिना शर्त के और बिना लाभ के होता है। बिना शर्त के कैसे? यदि कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसमें पहले से कंडीशन फिक्स है, सपोज कि मनी बैक है और 5 साल में उसे मनी बैक मिलना है, तो ग्राहक उस पर्टिकुलर पॉलिसी में अपने शर्त नहीं रख सकता कि मुझे 4 साल में पैसा चाहिए मनी बैक या 6 साल में चाहिए। तो उसमें कोई शर्त नहीं होगी, कंडीशन नहीं होगा। किसका? कस्टमर का। प्री डिसाइडेड जो कंपनी की पॉलिसी है, उसको यदि कस्टमर खरीदता है तो वो जो अनुबंध होगा बिना शर्त के होगा और बिना लाभ के होगा। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब बीमा कराता है तो उसके मानव जीवन मूल्य के हिसाब से बीमा होता है। जो उसकी इनकम है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। यह मानव जीवन मूल्य का परिकल्पना जो है प्रोफेसर हुबनेर ने दिया था, जिसमें उसकी इनकम और वर्तमान बैंक ब्याज दर को ध्यान में रख करके उसका बीमा किया जाता है। अब इसमें बिना लाभ के से, जैसे मैंने कहा, सपोज कि किसी वस्तु का बीमा 1 लाख का है, मोटरसाइकिल हो सकती है, मोबाइल हो सकता है। यदि कल वो चोरी हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उसमें अधिकतम जो भुगतान होगा वो 1 लाख तक का होगा। तो उसको क्षति की पूर्ति हुई, न कि कोई लाभ हुआ। इसलिए कहा जाता है कि बीमा बिना लाभ के होता है। बीमा धन, सम एश्योर्ड, सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली है। बीमा धन वह राशि होती है जो बीमा की शुरुआत में फिक्स होती है। यह राशि गारंटीकृत होती है। जिस समय बीमा किया, उदाहरण के लिए किसी ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, तो जो 1 करोड़ सम एश्योर्ड है, बीमा धन है, ये गारंटीकृत राशि है। बीमा धारक के न रहने पर उसको, उसके नॉमिनी को 1 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। जो भी बीमा है उसका भुगतान किया जाएगा। यही कहलाता है बीमा धन। बीमा धन एक गारंटीकृत राशि होती है जो पहले से ही फिक्स हो जाती है कि इतना बीमा रहेगा। प्रीमियम, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं किस्त, यह किस्त ग्राहक के द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है, जिसके एवज में बीमा कंपनी ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करती, बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह उसके जोखिम के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। उसका बीमा कितना है, उसकी उम्र कितनी है और पर्टिकुलर उसके ऊपर रिस्क कितना है, उसके हिसाब से यह प्रीमियम निर्धारित होती है। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, प्रथम किस्त पावती। जब कोई ग्राहक प्रस्ताव पत्र जमा करता है, उसके साथ में जब उसका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उसको प्रीमियम देना पड़ता है। जब वो प्रीमियम देता है
तो उसको पहली रसीद जारी की जाती, एपीआर उसको बोलते, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। ये जैसे ही जारी होती है उसका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। तो एपीआर क्या है? रिस्क शुरू होने का प्रमाण है। यह एपीआर जो रसीद होती है, बीमा होने के 15 दिन के अंदर ग्राहक को मिलना अनिवार्य, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जनरली तुरंत ये रसीद जारी होती है। इसी के साथ में होता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, आरपीआर, नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। पहली रसीद के बाद आने वाले समय की जितनी भी प्रीमियम जमा करता है कस्टमर, हो तिमाही हो, छमाही हो या सालाना हो या मासिक हो, जितनी भी प्रीमियम वो जमा करेगा अगली, उसको बोलते हैं नवीनीकरण प्रीमियम रसीद, आरपीआर। जनरली यह रसीद संभाल के यदि ग्राहक नहीं भी रख पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको संभाल के रखता है तो अच्छी बात है। कूलिंग ऑफ या फ्री लुकिंग पीरियड, हिंदी में इसका शब्द है उपशमन अवधि। यह वह अवधि होती है जब ग्राहक को पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, उसको पढ़ने के बाद यदि ग्राहक को लगता है कि मैं इस पॉलिसी की शर्तों से संतुष्ट नहीं हूं, तो उस पॉलिसी को वो निरस्त करा सकता है। उसका अधिकतम समय है 15 दिन। पॉलिसी मिलने के 15 दिन के अंदर उस पॉलिसी बॉन्ड को निरस्त करा सकता है। उसकी सारी प्रीमियम जो जमा की गई है वह उसको वापस लौटा दी जाती है ग्राहक को। इसका समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि पॉलिसी बॉन्ड मिलने से 15 दिन है। अब नए प्रावधान के अंतर्गत, नई पॉलिसी के अंतर्गत इसको 30 दिन कर दिया गया है। पॉलिसी बॉन्ड एक दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो बीमा कंपनी के द्वारा बीमा धारक को दिया जाता है, जिसमें पॉलिसी से संबंधित समस्त शर्तें मेंशन होती है। उसी पॉलिसी बॉन्ड में बीमा लोकपाल का पता भी मेंशन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि किसी कारणवश पॉलिसी गुम हो जाता है तो उसको डुप्लीकेट पॉलिसी बनाना पड़ता है। यही लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पर भविष्य में भुगतान, किसी भी तरह का भुगतान, चाहे लोन के रूप में हो या इस पॉलिसी को बंद करना हो या फिर कोई क्लेम हो, उसके लिए इस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अतः इस पॉलिसी बॉन्ड को हर किसी को बहुत संभाल के रखना चाहिए। आइए, अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड ग्राहक को अपनी जो प्रीमियम होती है, तिमाही हुई, सालाना हुआ, छमाही हुआ या मासिक हुआ, वो जमा करने के लिए रियायत दिवस दिया जाता है। यदि सालाना है, तिमाही या छमाही पॉलिसी है तो उसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और यदि मासिक पॉलिसी है तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस ग्रेस पीरियड में उस कस्टमर का रिस्क कवर जारी होता है। लेकिन यदि इस ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में यदि प्रीमियम ड्यू हो गया और जमा नहीं किया है तो जो मूल क्लेम होता है, बीमा होता है, उसमें से ये देय प्रीमियम या ड्यू प्रीमियम माइनस कर ली जाती है। अतः ग्रेस पीरियड में प्रीमियम जमा करना अनिवार्य है रिस्क कवर जारी रखने के लिए। अब बात करते हैं लैप्स की। कालातीत, व्यपगत, ये इसके हिंदी शब्द है। यदि ग्रेस पीरियड में प्रीमियम जमा नहीं किया गया है तो पॉलिसी अब लैप्स कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें रिस्क कवर डिसकंटिन्यू हो गया। पॉलिसी समाप्त नहीं हुई है, पॉलिसी का जो रिस्क कवर है वो डिसकंटिन्यू हो गया है, बंद हो गया है। जैसे इसकी प्रीमियम जमा करेंगे पुनः ही उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे रिवाइवल। इस बीच में एक कंडीशन आती है समर्पण या अभ्यर्पण की, सरेंडर। कई बार ग्राहक अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण आगे प्रीमियम नहीं पे कर पाता है, या उस समय उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि वह उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है पॉलिसी बंद करने का। तो ऐसी कंडीशन में ग्राहक अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है। इसके बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है
वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसमें किसी भी तरह का लाभ ग्राहक को बाद में नहीं मिलता है, वो अपनी पॉलिसी को पूर्णतः समाप्त कर देता है। उसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर का भुगतान, सरेंडर राशि का भुगतान तभी होगा जब उस पॉलिसी में कम से कम पूरे 2 वर्ष का प्रीमियम जमा होगा। नए बदलाव जो प्रस्तावित है वो भविष्य में हमें पता चलेंगे, लेकिन अभी 2 साल का प्रीमियम जमा होना अनिवार्य है, तभी सरेंडर मूल्य मिलेगा। रिवाइवल, जैसे मैंने कहा, यदि पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसको फिर से चालू किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रिवाइवल। हिंदी शब्द है उसका पुनर्चलन। लेकिन ये पुनर्चलन के लिए व्यक्ति को अपने उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डीजीए, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। हो सकता है कि पॉलिसी 10 साल चली, 15 साल चली और इस बीच में उसने बंद कर दिया और इस बीच में वो बीमार हो गया या और कोई उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई स्थिति हो गई जिसकी वजह से वो उसके बाद उसको चालू कराने के लिए आता है, तो कंपनी उसकी शर्तें बदल सकती है। जो बीमा की शर्तें हैं वो बदल सकते हैं। रिवाइवल कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य रिवाइवल, दूसरा होता है स्पेशल रिवाइवल। कई सारी कंडीशन, कई बार ग्राहक प्रीमियम जमा करने में असमर्थ होता है, पॉलिसी चालू करने में असमर्थ होता है, तो उसकी पॉलिसी को आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह से स्पेशल रिवाइवल होता है। एसबी कम रिवाइवल, कई सारी मनी बैक पॉलिसियां होती है जिसमें बीच में भुगतान होता है और उसी बीच में वो भुगतान ड्यू हो जाता है, लेकिन उसमें प्रीमियम जमा नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जो उसको मनी बैक मिलने वाला था वो उसमें एडजस्ट करके पॉलिसी को कंटिन्यू कर दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है लोन कम रिवाइवल। जिन पॉलिसी में बचत होती है उसमें लोन की सुविधा भी होती है 2 वर्ष के बाद, तो उस पॉलिसी में लोन लेकर के उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। और अगला होता है इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। जो कई बार 2 साल 3 साल का प्रीमियम ड्यू हो गया और राशि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कस्टमर उस राशि को टुकड़ों में भी जमा कर दे सकता है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। अब बात करते हैं दावे की। जो मृत्यु दावा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक शीघ्र मृत्यु दावा और एक सामान्य मृत्यु दावा। शीघ्र मृत्यु दावा बीमा लेने से या फिर बीच में यदि पॉलिसी बंद हो गई थी उसको रिवाइवल कराया गया है, तो रिवाइवल के 3 साल के अंदर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं शीघ्र मृत्यु दावा। शीघ्र मृत्यु दावा में कंपनी जांच करती है, अनुसंधान करती है कि बीमा लिया और अचानक डेथ कैसे हो गई। जांच करती है, इसका मतलब ये नहीं कि भुगतान नहीं होगा। जांच में ये पता किया जाता है कि उस जो व्यक्ति है उसने जो अपनी इंफॉर्मेशन दिया था वो सही दिया था या नहीं। इसके लिए 180 दिन का अधिकतम समय होता है जांच करने के लिए। और यदि कोई पॉलिसी 3 साल से ज्यादा चल गई है तो उस पॉलिसी में यदि किसी बीमा धारक की डेथ होती है, शर्त है कि वो प्रीमियम निरंतर पे की गई हो। ऐसी कंडीशन में अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो उसको बोलते हैं शीघ्र मृत्यु दावा, सामान्य मृत्यु दावा। गैर शीघ्र दावा, जब पॉलिसी निरंतर 3 साल प्रीमियम पे की गई हो और उसके बाद बीमा धारक की मृत्यु होती है, ऐसे कंडीशन में बिना किसी जांच के बीमा धारक को दावे का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। 30 दिन के अंदर, दस्तावेज जमा करने के 30 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाता है। इसी के साथ में आता है मैच्योरिटी दावा, परिपक्वता दावा। जब पॉलिसी की शुरुआत में शर्तें तय होती कि कितने साल का पॉलिसी लेना है, उस शर्त के अनुसार बीमा धारक अपनी प्रीमियम उस समय तक जमा करता है या उसकी पॉलिसी अवधि जब पूर्ण होती है उस पूर्णावधि पर जो भुगतान किया जाता है उसको बोलते हैं परिपक्वता दावा। इसके लिए सामान्य सी कंडीशन है, ग्राहक को दावा करना होगा। दावा करने के 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को उसका भुगतान करना अनिवार्य है। यदि दावा स्वीकार करने के बाद भी कोई कंपनी भुगतान नहीं करती है तो उसको वर्तमान बैंक ब्याज दर से 2% ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इसी के साथ बात आती है पॉलिसी में समुन्देशन की, असाइनमेंट की। पॉलिसी में
लोन की सुविधा होती है, ऋण की सुविधा होती है, अपनी पॉलिसी को उस सुविधा के लिए या कोलेटरल के लिए अपनी पॉलिसी को कहीं पर गिरवी रख सकते, वो कोई बैंक हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है, वहां पर उसको असाइन कर सकते हैं। ये असाइनमेंट सेक्शन 38 के अंतर्गत है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अंतर्गत है, जिसमें उसका जिक्र किया गया है। असाइनमेंट दो प्रकार का होता है, एक सशर्त और एक पूर्ण रूप से। अब बात करते हैं हम नॉमिनी की। नॉमिनी जिसका जिक्र बीमा अधिनियम 1938 के सेक्शन 39 के अंतर्गत किया गया है। बीमा धारक अपने न रहने की स्थिति में किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, उसको बोलते हैं हम नॉमिनी। ये नॉमिनी का जिक्र पॉलिसी की शुरुआत में कर देना बहुत जरूरी है। ये नॉमिनेशन बाद में चेंज भी किया जा सकता है। नॉमिनी का पॉलिसी पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। ये पॉलिसी धारक द्वारा अपनी अनुपस्थिति में, अपनी मृत्यु की स्थिति में भुगतान किसे किया जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए उस व्यक्ति को वो नॉमित करता है, नियुक्त करता है कि इस व्यक्ति को भुगतान किया जाए। नॉमिनी की संख्या फिक्स नहीं है, व्यक्ति चाहे जितने नॉमिनी कर सकता है, लेकिन उसका ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसका कहीं ना कहीं उससे संबंध हो, अन्यथा कोई व्यक्ति इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए नॉमिनेशन का उस व्यक्ति के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि नामित व्यक्ति है अवयस्क होता है। कई व्यक्ति अपने बच्चों से स्नेह रखते हैं और नॉमिनी के रूप में उनको नियुक्त करते हैं। ऐसी कंडीशन में चूंकि अनुबंध करने के लिए 18 साल उम्र होना अनिवार्य है, बीमा धारक के न रहने पर उस अवयस्क को पैसा नहीं मिल पाएगा, तो उस अवयस्क के संरक्षण के लिए एक अपॉइंटी नियुक्त करना पड़ता है। अपॉइंटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नामित व्यक्ति अवयस्क था। उस अपॉइंटी को, उस नियुक्त व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में जब बीमा धारक की मृत्यु होती है और नॉमिनी अवयस्क होता है, तो उस अवयस्क के संरक्षण के लिए उसका भुगतान किया जाता है। एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874 विवाहित महिला संपदा अधिनियम, यह अधिनियम बीमा अधिनियम 1938 के पहले से चला आ रहा है। इसके अंतर्गत यदि बीमा धारक नॉमिनेशन एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत करता है, तो उसका जो लाभार्थी होता है उसकी वर्तमान पत्नी और वयस्क बच्चे ही होते हैं। और यदि यह ना हो तो ऐसी कंडीशन में उस राज्य का ट्रस्ट, जिसको न्यास बोलते हैं हिंदी में, वह लाभार्थी होता है, उसको भुगतान किया जाता है। इस कंडीशन में बीमा धारक के रहने पर भी भुगतान उसके लाभार्थी को ही किया जाएगा यदि उन्होंने नॉमिनेशन एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874 के अंतर्गत किया है। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी पर कोई लोन नहीं होगा, मतलब ये पॉलिसी कहीं असाइन नहीं होगी, ना किसी बैंक को या न किसी कोर्ट को। जनरली इस एमडब्ल्यू एक्ट का उपयोग बड़ी बड़ी पॉलिसी में जो उद्योगपति हुए या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे अनुपस्थिति में, मेरे दिवालिया होने पर, या ऐसी कोई स्थिति बन जाए जब मेरा बिजनेस खत्म हो जाए और जब लोन लेने के लिए सारी संस्थाएं आए, ऐसी कंडीशन में मेरी संपत्ति पूरी कुर्क होने के बाद मेरे परिवार को दिक्कत ना आए, तो ऐसी कंडीशन में वो एमडब्ल्यू एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी लेते हैं, जिसके अंतर्गत वो पॉलिसी कहीं पे भी अटैच नहीं होती है और उसका लाभ उसकी पत्नी और बच्चे को ही मिलता है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको इरडा बोलते हैं, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। जिस प्रकार बैंकों को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए IRDA है। यह IRDA सारी बीमा कंपनियों को लाइसेंस देती है, सारे बीमा एजेंट को यह लाइसेंस देती है, और यह ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी जो योजनाएं हैं ग्राहकों के हित में हो और ग्राहकों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी न करें। इसके लिए ये कंट्रोलर की भूमिका में रहते हैं और सारी बीमा कंपनियों को यह नियंत्रित करता है। IGMS,
एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया IRDA सारी कंपनियों को नियंत्रित करता है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की शिकायत हो तो उस शिकायत के निवारण के लिए IRDA ने एक सिस्टम बनाया जिसको बोला एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली। इसमें उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दे दिया 155-255 और एक ईमेल एड्रेस दे दिया complaints@irda.gov.in। इस पर किसी भी तरह की शिकायत, किसी भी कंपनी की शिकायत कस्टमर डायरेक्ट IGMS के माध्यम से कर सकता है। ओम्बड्समैन, बीमा लोकपाल। लोकपाल और बीमा लोकपाल क्या फर्क है? सामान्य लोकपाल को मैं किसी भी तरह की शिकायत कर सकता हूं, लेकिन बीमा लोकपाल में केवल बीमा संबंधित दावों की शिकायत कर सकता हूं। ध्यान रहे, केवल दावों की। कोई कंपनी कितना प्रीमियम ले रहा है इसकी शिकायत नहीं। कोई कंपनी यदि किसी को क्लेम नहीं दे रहा है उसकी शिकायत कोई भी ग्राहक बीमा लोकपाल को कर सकता है। इस बीमा लोकपाल की लिमिट है 20 लाख रुपए, जो अभी बीच में बढ़ाई गई है, 30 लाख कर दी गई है। सामान्यतः 20 लाख की इसकी लिमिट है। पूरे देश में 17 बीमा लोकपाल है। हर लोकपाल का अपना एक सीमा क्षेत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्षेत्र में, जैसे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, इसके लिए बीमा लोकपाल भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति ने बीमा कराया है और अगर उसका भुगतान कोई कंपनी नहीं कर रही है तो वो अन्य किसी क्षेत्र के, ये दिल्ली मुंबई के क्षेत्र में जा करके शिकायत नहीं कर सकता। वो इसी क्षेत्र के बीमा लोकपाल को शिकायत करेगा। शिकायत करने के लिए भी एक समय सीमा तय है कि जब उसका क्लेम निरस्त किया किसी कंपनी ने, उसके 1 साल के अंदर ही शिकायत कर सकता है। शिकायत मौखिक नहीं होगी, लिखित में शिकायत करना होगा। इसके लिए कोई भी फीस बीमा लोकपाल नहीं लेगा और न ही किसी गवाह को बुलाएगा। बीमा लोकपाल उस केस की छानबीन करने के लिए, उस पर सुनवाई करने के लिए 90 दिन, 12 सप्ताह या 3 माह, तीनों का मतलब एक ही है, इतना समय बीमा लोकपाल लेगा और बीमा लोकपाल जो भी निर्णय देगा उसको मानने के लिए कस्टमर बाध्य नहीं है, लेकिन बीमा कंपनी उसको मानने के लिए बाध्य है। बीमा कंपनी को लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड का सम्मान 15 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। मतलब ग्राहक को भुगतान 15 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। बीमा कई प्रकार के होते हैं। पहले अगर मैं बात करूं, जो सामान्य भाषा में अपन बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस, अवधि बीमा, मियादी बीमा, शुद्ध बीमा। जनरली सामान्य सब लोग कहते हैं केवल टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है? एक निश्चित अवधि, उस अवधि के अंतर्गत प्रीमियम पे करना है। अगर उस अवधि में ग्राहक की डेथ हो गई तो बीमा का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा, बीमा क्लेम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। स्वाभाविक चीज है कि इसमें प्रीमियम कम आता है, रिस्क कवर बहुत हाई होता है। इसमें कोई बचत नहीं है, केवल प्योर रिस्क कवर है। लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब पॉलिसी अवधि पूर्ण होने पर भी व्यक्ति सही सलामत रहा तो उसको लगा कि यार मेरा पैसा तो ऐसे ही चला गया, तो एक अगला बीमा का प्रकार इजाद हुआ जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम वापसी योजना। यदि पॉलिसी अवधि तक व्यक्ति जीवित रहा तो उसको उसके द्वारा पे की गई प्रीमियम वापस कर दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी लोगों को लगा कि नहीं, बीमा कवर होना ही चाहिए, तो अगली योजना आई होल लाइफ योजना, आजीवन बीमा। जब तक जीवन है तब तक बीमा। स्वाभाविक चीज है, अगर एक सीमित अवधि से मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए बीमा देना है तो उसमें प्रीमियम ज्यादा आएगी। टर्म इंश्योरेंस की अपेक्षा होल लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा आएगी। अब अगली बात आती है कि ये तो हुई टर्म इंश्योरेंस की, लेकिन ऐसा बीमा जिसमें मुझे वापस भुगतान भी हो। कई व्यक्ति होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, अपने भविष्य की जरूरतों के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहते हैं, व्यवस्था करना चाहते हैं। इस तरह की योजनाओं को बोलते हैं एंडोमेंट प्लान, जिसमें एक निश्चित अवधि तक व्यक्ति पैसा जमा करता है, उसमें अवधि पूर्ण होने पर उसको परिपक्वता का भुगतान किया जाता है। और इस बीच यदि उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके नॉमिनी को दावा का भुगतान किया जाता है। इसमें लोन की सुविधा भी होती है, सरेंडर की सुविधा भी होती है, क्योंकि इसमें बचत का तत्व है। मतलब पॉलिसी में व्यक्ति अपनी बचत भी कर रहा है। इसी के साथ में
कुछ लोग हैं जिनके लिए होता है माइक्रो इंश्योरेंस, वह लोग जिनकी आय बहुत कम है, अल्प आय वर्ग के हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए भी योजनाएं होती हैं, जैसे कि आम आदमी बीमा योजना, ये कमजोर वर्ग के लिए, इसमें साप्ताहिक प्रीमियम भी ले लेते हैं। इसी के साथ में है अगली योजना है पेंशन। पेंशन, वार्षिकी, एन्युटी, शब्द तीनों एक ही है। पेंशन अपने ओल्ड एज में, बुजुर्ग बुढ़ापे की अवस्था में उसको नियमित मिलता रहे पैसा, इसकी व्यवस्था करना ही पेंशन कहलाता है। पेंशन आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। पेंशन को महीने से ही केवल नहीं ले सकता, बल्कि वो चाहे तो महीने से, 3 महीने से, 6 महीने, सालाना, जैसा चाहे ले सकता है। और आज के इस ओपन मार्केट होने की वजह से उस पेंशन को किसी भी कंपनी से ले सकता है। कभी कभी व्यक्ति की बड़ी जरूरत होती है तो अपने उस पेंशन फंड को विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन वो अधिकतम 33%, 1/3 ही ले सकता है। यदि 9 लाख उसका जमा है तो 3 लाख रुपए निकाल सकता है। पेंशन लेने की न्यूनतम उम्र हमारे देश में 30 साल तय की, 30 साल के पहले कोई व्यक्ति पेंशन नहीं ले सकता है। बात करूं यूलिप की, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, मार्केट से लिंक प्लान। चूंकि जैसे कि हम जानते हैं कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन यूलिप बीमा कंपनी के अंतर्गत क्यों है? क्योंकि इसमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो है, साथ में रिस्क कवरेज भी है, इसलिए ये IRDA के अंतर्गत है। इसमें अलग अलग तरह के फंड होते हैं, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, अलग अलग तरह के फंड होते हैं। यूलिप प्रोडक्ट के अंतर्गत जो भी निवेश कर रहा है उस पर होने वाले लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार कस्टमर ही होता है। हाँ, इसमें जो फंड होते हैं कस्टमर इसको समय अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन बार बार बदलना नुकसानदायक है क्योंकि उसमें चार्ज लगता है। और किसी कारणवश यदि बीमा लेने वाले की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो फंड वैल्यू है या बीमा धन जो ज्यादा है उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। सामान्यतः यूलिप प्रोडक्ट में जिसकी उम्र कम है उसको निवेश करना चाहिए ताकि वो बाजार के होने वाले जोखिम को सहन भी कर सके और किसी तरह का यदि नुकसान होता है तो उसको सहन भी कर सके। LIC में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है यूलिप के, जैसे निवेश प्लस, SIIP, इंडेक्स प्लस, पेंशन प्लस, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं यूलिप के। राइडर्स, इनको जानना बहुत जरूरी है, इसको संपूरक बोलते हैं। राइडर एक अतिरिक्त लाभ होता है बीमा के साथ में, जो बीमा बेसिक बीमा लिया है उसके साथ में अतिरिक्त बीमा कवर होता है, उसको बोलते हैं राइडर। कई तरह के राइडर उपलब्ध है। दुर्घटना राइडर, सपोज कि अगर 5 लाख का बीमा लिया है और साथ में यदि 5 लाख का दुर्घटना राइडर ले ले तो ऐसी कंडीशन में दुर्घटना से मृत्यु होने पर डबल, मतलब 10 लाख रुपए, 5 लाख बीमा का और 5 लाख दुर्घटना राइडर का भुगतान किया जाता है। इसी तरह ADDB, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसमें यदि दुर्घटना की वजह से कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बीमा धन है उसका भुगतान 10 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है और कस्टमर को प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह अगला राइडर है PWB, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। प्रीमियम माफ कर दी जाती है या उन केस में जब माइनर बच्चे का बीमा किया जाता है और जब प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी प्रस्तावक की होती है और प्रस्तावक के साथ कोई घटना घट जाती है तो ये राइडर यदि लिया हुआ है PWB राइडर, तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रीमियम जो है वो वेव कर दी जाती है कंपनी के द्वारा और वो पॉलिसी कंटिन्यू होती है और जो बीमा धारक जो बच्चा होता है उसको मैच्योरिटी पर, उसकी पॉलिसी अवधि पूर्ण होने पर पूरा भुगतान किया जाता है। इसी तरह होता है टर्म राइडर, एक अतिरिक्त बीमा सुरक्षा, जितना भी सम एश्योर्ड लिया है उसके बराबर टर्म राइडर ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस, कुछ गंभीर बीमारियों के लिए भी राइडर की सुविधाएं सामान्य जीवन बीमा योजनाओं में होती है।
जो ये जितने भी राइडर है, इन सभी राइडर्स की प्रीमियम हर कंपनी के लिए बाउंडेशन है कि जो मूल प्रीमियम है उसका 30% से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। तो आज हमने बीमा संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा किया। आप आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।